नमस्कार, मैं ब्रिजेश चौरसिया। स्वागत है आपका हमारे चैनल टीटीवी न्यूज़ 24 में। आज जैसा कि आप देख रहे हैं, बांग्लादेश में समय हाहाकार मचा हुआ, वहाँ पे लगातार जो है आंदोलनरत हैं लोग। जो है अगर देखा जाए इसका पृष्ठभूमि क्या रही, तो बांग्लादेश में आरक्षण के खिलाफ शुरू हुआ छात्र आंदोलन एक विद्रोह का रूप लेता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या अगर देखा जाए तो क्या ये वाकई जो है छात्र आंदोलन था या कोई विदेशी ताकतों का हस्तक्षेप था? अब बात रही जो है, अगर एक तरफ और भी देखा जाए तो शेख हसीना जिस प्रकार से 2009 से लगातार सत्ता पर काबिज रही, क्या उनका उन्माद था? आज इन्हीं सब विषयों को लेकर आज हमारे साथ चर्चा में मौजूद हैं सुधांशु सर, जैसे कि आप इनसे चिरपरिचित होंगे, और साथ में हमारे हैं हरिदत्त सर, जो कि इतिहासकार हैं और अंतर्राष्ट्रीय संबंध में काफ़ी जो है विद्वान है, काफ़ी जो है यहाँ पे छात्रों काफ़ी जो है हमेशा उत्साह बढ़ाया है लोगों के साथ, बहुत जैसे लोगों छात्रों से जुड़े रहते हैं और कई कोचिंग संस्थानों में जुड़े रहते हैं। आइए आज हम आज चर्चा की शुरुआत करते हैं। सर, आप लोग का बहुत बहुत सर स्वागत है। धन्यवाद आपका। जिस तरह का पहली क्वेश्चन मैं आपसे लेता हूं हरदत्त सर, देखा जाए तो सर शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है सर? किस प्रकार सर इसका जो है आगे हस्तक्षेप होता गया और आगे जो है ये आंदोलन जो है एक छात्र आंदोलन एक विद्रोह में जो है बदल गया? ठीक है, सबसे पहले हम लोग आवामी लीग और शेख हसीना के बारे में चर्चा करते हैं और उनकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, राजनीतिक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जब देश आज़ाद हुआ, देश के आज़ाद होने के बाद जो है कि पाकिस्तान के दो हिस्से बने थे, एक पश्चिमी पाकिस्तान, एक पूर्वी पाकिस्तान। और जो वर्तमान में बांग्लादेश, जो पूर्वी पाकिस्तान था, वो बांग्लादेश 71 में बना। सबसे बड़ी बात है कि सांस्कृतिक विभिन्नता के आधार पर, जैसा कि जानते हैं कि पूर्वी पाकिस्तान के खिलाफ जो पश्चिमी पाकिस्तान था उसका एक प्रकार का नरसंहार चल रहा था। 1971 ईस्वी में शेख मुजीबुर रहमान, जो कि शेख हसीना के पिताजी थे, उन्होंने जो है कि मुक्ति संग्राम सेना के माध्यम से पूर्वी पाकिस्तान को अलग किया और उसको बांग्लादेश एक राष्ट्र का गठन किया। जी। वहीं से हम देखते हैं कि अवामी लीग का गठन होता है और वहीं से जो है कि अवामी लीग आगे बढ़ती है। और उस समय देखते हैं कि मुजीबुर रहमान सत्ता में आते हैं, लेकिन जिस समय सत्ता में आते हैं उसी समय दो प्रकार के फोर्सेस वहाँ पर काम करती थी। एक उदारवादी कर सकते हैं, एक जो है कि दक्षिणपंथी कर सकते हैं। तो उसमें जो है कि शेख मुजीबुर रहमान के सत्ता पर आने के बाद शुरुआत से ही उनके ऊपर एक दबाव था कि यहाँ पर इस्लामिक राष्ट्र के रूप में सरकार की स्थापना किया जाए। लेकिन शेख मुजीबुर रहमान इसे सहमत नहीं थे, क्योंकि वो उदारवादी धड़े से थे। और यही कारण है कि उनके खिलाफ एक भयंकर विद्रोह होता है। और इसके बाद देखते हैं कि 15 अगस्त 1975 ईस्वी को उनकी हत्या कर दी जाती है, और वो हत्या भी नरसंहार के रूप में होती है, क्योंकि उस समय की सेना ने उनके ऊपर हमला करती है, जबकि जो भारत की जो संस्था थी, रिसर्च एनालिसिस विंग, तो उन्होंने उसको सूचना दी थी कि मतलब है कि आपके ऊपर एक हमला हो सकता है, लेकिन उन्होंने मानने से इनकार कर दिया। और उन्होंने माना कि संभवतः जो है कि आपकी विदेशी ताकतों का एक प्रकार का हस्तक्षेप है, और उन्होंने उसको नज़रअंदाज किया। और इसके परिणाम स्वरूप आप देखते हैं कि 15 अगस्त 1975 को उनके पूरे परिवार की लगभग हत्या कर दी गई। उसमें स्वयं शेख मुजीबुर रहमान थे, उनकी पत्नी थी, उनके 3 बेटे, उनकी 2 बहुएं। लेकिन सौभाग्य से उनकी 2 बेटियां, एक शेख हसीना, एक उनकी दूसरी जो लड़की थी जिसका नाम रेहाना था, दोनों बच गई। चूँकि उस समय जर्मनी में शेख हसीना अपने पति और रेहाना के साथ इलाज के लिए गई थी। जब इस बात की सूचना मिली तो भारत सरकार से, चूँकि उसमें भारत में भी इमरजेंसी लागू थी, इंदिरा गांधी की सरकार थी, तो उनसे डिमांड की गई कि उनको शरणार्थी के रूप में उनको शरण दिया जाए। और उस समय इंदिरा गांधी की सरकार ने उनको शरण दिया। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि शेख हसीना, जिस समय शेख मुजीबुर रहमान की हत्या होती है, उस समय वो एक जो है कि ढाका यूनिवर्सिटी के एक प्रमुख छात्र नेता के रूप में स्थापित हो चुकी थी। और इसके बाद देखते हैं कि धीरे धीरे उन्होंने भारत में लगभग 5 साल तक अपना शरणार्थी जीवन व्यतीत किया। 1981 ईस्वी में पुनः हुआ बांग्लादेश वापस लौटती हैं। और इसके बाद हम देखते हैं कि 1981 में इरशाद, जो उस समय सैनिक शासक थे, उनके खिलाफ उन्होंने आंदोलन किया। और लगातार आंदोलन करने के बाद 1996 में पहली बार अवामी लीग की सरकार जो है कि सत्ता में आती है। और जो शुरुआत में आंदोलन चल रहा था, मतलब इन्होंने जो आंदोलन चलाया था सैन्य सरकार के विरुद्ध, जो आरोप इनके पिता के ऊपर लगा था, यानी जो नेपोटिज्म का था, जो भ्रष्टाचार था, उसी प्रकार का आरोप इनके ऊपर भी लगा कि आपने जो है कि आपकी सरकार, अवामी लीग की सरकार ने भ्रष्टाचार और नेपोटिज्म को बढ़ावा दिया है। और यही कारण है कि उनके ऊपर कई मुकदमे दायर किए गए। और इसके बाद मुकदमे दायर होने के बाद उनके खिलाफ कार्रवाई भी की गई। और इसके बाद हम देखते हैं कि 2001 के चुनाव में बीएनपी सत्ता में लौटती है, जो कि दक्षिणपंथी, जो जियाउर रहमान की पत्नी थी। इसके बाद हम देखते हैं कि जब सत्ता में वो आती हैं, तो सत्ता में आने के बाद 2004 में शेख हसीना के ऊपर हमला किया जाता है ग्रेनेड से।
उसमें 25 लोग मारे जाते हैं और उसमें जो है कि इनको क्षति होती है, सुनने की क्षमता लगभग कम हो गई थी उनकी। लेकिन 2007 से लेकर 9 तक पुनः सैन्य सरकार की स्थापना की गई। लेकिन 2009 में जब चुनाव हुआ तो 2009 में चुनाव होने के बाद शेख हसीना सत्ता पर काबिज हुई और उन्होंने बांग्लादेश को बहुत बेहतरीन ढंग से संभाला। लेकिन जैसा कि अमूमन देखते हैं कि जब किसी भी सरकार की, जब किसी भी पार्टी की सत्ता आती है और लंबे समयांतराल तक शासन में आती है तो उसके अंदर थोड़ा सा डिक्टेटरशिप आ जाती है। और यही कारण है कि सत्ता में आने के बाद धीरे धीरे उन्होंने बांग्लादेश की इकॉनमी को, उनके इंडस्ट्री को बहुत आगे बढ़ाया, लेकिन उन्होंने डिक्टेटरशिप को आगे बढ़ाया। और इस प्रकार से देखते हैं कि जो 1971 में मुक्ति वाहिनी सेना ने जो पाकिस्तान से अलग करके बांग्लादेश को स्थापित किया था, उसमें 30% आरक्षण का कोटा का निर्धारित किया गया, जो कि वो फ्रीडम फाइटर को दिया गया था। लेकिन अब 2 पीढ़ियों के मिला, तीसरी पीढ़ी में आकर के छात्र नेताओं ने उसका विरोध किया कि भाई ठीक है, जो 2 पीढ़ियों तक मिला था वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन तीसरी पीढ़ी में मतलब कि इस प्रकार रिजर्वेशन क्यों दिया जा रहा है। और यह आंदोलन शुरू हुआ और इस आंदोलन के बाद आप देखें 2018 में शेख हसीना की सरकार ने उसको वापस लिया था, लेकिन जून 2024 में वहाँ की हाई कोर्ट ने इसको फिर से बहाल कर दिया और फिर उनके खिलाफ जो आंदोलन चल रहा था, जबकि शेख हसीना चाह रही थी कि उसको कम किया जाए, सरकार ने कम भी किया, सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई में उसको सस्पेंड भी कर दिया, लेकिन इसके बाद भी आंदोलन चलता रहा। उसका प्रमुख कारण ये था कि जो उसमें छात्र नेताओं की हत्या की गई और उसमें जो है कि उनकी हत्या की गई, उस परिप्रेक्ष्य में आंदोलन बहुत उग्र हो गया और उग्र होने के बाद उसका परिणाम निकला कि शेख हसीना को सत्ता से इस्तीफा और यहाँ तक कि अपने देश से उनको भागना पड़ा और भारत में आकर शरण लेनी पड़ी। और इस प्रकार से देखते हैं कि पूरा मैंने एक मोटा आपको राजनीतिक उनकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की चर्चा की। चलिए हम अगले क्वेश्चन पाते हैं सुधांशु सर, देखा जाए तो ये ढाका यूनिवर्सिटी से ही वहाँ चिंगारी जलती है और सर चिंगारी जलती है और सर इसका कारण क्या था? चलिए सर पूरा एक परिप्रेक्ष्य आप लीजिए सर, बताइए कैसे, क्या कारण रहे सर? जब लगातार अगर देखा जाए बांग्लादेश का इकोनॉमिक ग्रोथ पे था, विकास पे था, तो सर कैसे ऐसे उन्मादी, कैसे जो है ये छात्र आंदोलन उठता, क्या कारण इसके रहे सर? इस पर थोड़ा पर चर्चा करिए। 3-4 कारण हैं जी सर। मैंने ढाका यूनिवर्सिटी की बात की तो जब पिछला चुनाव हुआ था और वो विपक्षहीन चुनाव था, विपक्ष को चुनाव लड़ने ही नहीं दिया गया जी। सारे विपक्षी नेता जेल में बंद थे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इस चुनाव की बड़ी चर्चा रही, विवादास्पद रहा। इसके अलावा जमात इस्लामी पर प्रतिबंध लगाया गया, खालिदा जिया को जेल में बंद कर दिया गया, विपक्षी पार्टी के नेता को, और बहुत सारे मजदूर संगठनों और अन्य विपक्षी नेताओं को जेल में रखा गया। तो एक तो राजनीतिक असंतोष था ही, जी जी, पहला कारण। दूसरा कारण जो सबसे ज़बरदस्त कारण था, जिसके लिए अंततः जी बताइए सर। जिसके लिए हमें लगता है कि सत्ता छोड़नी पड़ी शेख हसीना को, वो कारण था आर्थिक असंतोष। जहाँ तक मुझे लगता है ये आर्थिक असंतोष 5 साल पुराना था। लॉकडाउन के पश्चात मुझे लगता है कि 2019 के पश्चात एक बांग्लादेशी उद्योग में एक बहुत बड़ी मंदी का सामना करना पड़ा टेक्सटाइल में। जी और बड़ी संख्या में लोग बेरोजगार हुए, जिसमें उन परिवारों के सदस्य भी थे जो ढाका यूनिवर्सिटी या कह सकते हैं पूरे देश के विश्वविद्यालयों से जुड़े हुए थे। और वो जब नौकरियों के तलाश में आए तो उन्होंने पाया कि अवामी लीग और उनसे जुड़े जो संगठन हैं वो उस कोटे का लाभ उठाते हैं जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कोटा कहा जाता था। तो उसके खिलाफ वो लामबंद हुए और इस लामबंदी का फ़ायदा अवामी लीग के विरोधियों ने अपना, मतलब बीएनपी ने उठाया और जमात इस्लामी ने उठाया। और इन शक्तियों को प्रोत्साहन देने वाली बहुत सारी ताकतें थी, पाकिस्तान की आईएसआई थी, चीन थी और कुछ दक्षिणपंथी संगठन थे जो विश्वव्यापी हैं। और
इन्होंने मिलकर सेना के साथ मिलकर ऐसी स्थिति पैदा कर दी कि अंततः शेख हसीना को देश छोड़ना पड़ा। अच्छा, चलिए हम अगले क्वेश्चन पर सर आपसे अगला क्वेश्चन लेते हैं सर। देखा जाए सर हरिदत्त सर कि इस आंदोलन में बाहरी तत्वों की भूमिका क्या थी, इस पर सर थोड़ा प्रकाश डालिए। हाँ, जैसा कि सुधांशु सर ने बताया था अभी, सबसे बड़ी बात यह है कि बाहरी तत्वों की भूमिका पर अगर हम चर्चा करें तो स्वाभाविक रूप से जो है कि दो राष्ट्रों का नाम हम ले सकते हैं। जैसा कि अगर हम चीन को देखें तो चीन की जो एक प्रकार से भारत को घेरने की नीति रही है, वो हमेशा से ही वो मान के चलता है कि भारत उसका एक प्रबल प्रतिद्वंदी है। और अगर भारत के नेबरहुड कंट्री की चर्चा हम लोग करें तो जैसा कि आप जानते हैं कि भारत के पूर्वी क्षेत्र से अगर हम लोग चर्चा करें तो म्यांमार में इस समय देखेंगे कि एक प्रकार का गृह युद्ध चल रहा है। उसमें जुंटा सरकार और वहाँ के सिविलियन लोग आपस में संघर्ष कर रहे हैं। फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो बार बार ये चीन का प्रयास रहा है कि भूटान में उसके दखलंदाजी बढ़े ताकि भारत में जो चिकन नेक है उस पर जो है कि दबाव बनाया जा सके। अब सोचिए कि अगर बांग्लादेश और इसके बाद भूटान पर दबाव बनाने में सफल हो जाता है, वहाँ पर इसकी समर्थक सरकारें बन जाती हैं, तो भारत के लिए खतरे का संकेत हो सकता है। और इसके बाद अगर हम लोग नेपाल में पहुँचे तो देखते हैं कि नेपाल में इसके पहले के प्रचंड सत्ता में थे। प्रचंड के जाने के बाद केपी शर्मा ओली सत्ता में आए हैं, नेपाली कांग्रेस के साथ मिलकर के सरकार चला रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि केपी शर्मा ओली का जो पिछड़ा काल रहा है वो भारत के एंटी रहा है और चीन के प्रो चीन रहा है। तो इसका मतलब ये है कि चीन एक प्रकार से भारत के ऊपर दबाव बनाने के लिए अपने समर्थित सरकारों को स्थापित करने की कोशिश कर रहा है। स्वयं आगे बढ़ते देखते हैं कि चीन एक्साई चीन की तरफ से है, फिर पाकिस्तान और चीन की दोस्ती जगजाहिर है। फिर इसके बाद अगर हम लोग दक्षिण की तरफ बढ़ते हैं तो मालदीव में देखते हैं कि मुइज्जू की सरकार को समर्थन दे रहा है। वहाँ पर दो प्रकार के गुट हैं, एक भारत समर्थक है, एक चाइनीज समर्थक है। और इस प्रकार से मुइज्जू जो है कि भारत के खिलाफ एक बिल्कुल एंटी आउट इंडिया का नारा भी दे चुके हैं। उसी प्रकार से श्रीलंका में आप देखिए, श्रीलंका में जो है कि गोटाबाया राजपक्षे के खिलाफ एक प्रकार का मोमेंट हुआ, उनको भी देश छोड़ करके भागना पड़ा। एक ले दे के जो बचा था आपका राष्ट्र वो बांग्लादेश था, जहाँ पर भारत का प्रभाव बहुत अधिक था। शेख हसीना प्रो भारतीय मानी जाती हैं और इस प्रकार से वो जब सत्ता में 1996 में आई थी तब भी बहुत सारे समझौते किया था उन्होंने। और इस समय भी आप देखेंगे तीस्ता समझौता हुआ भारत के साथ और वो चाइना उसमें बहुत इंटरेस्ट ले रहा था कि तीस्ता समझौता हमको मिल जाए। लेकिन जो है कि उन्होंने जो कि शेख हसीना की सरकार ने स्वयं कहा कि हम चाहते हैं कि भारत इस परियोजना को पूरा करे। भारत उसको परियोजना को पूरा भी कर रहा है। तो अगर मान लीजिए कि चारों तरफ से अगर चाइना का इस प्रकार का इन्फ्लुएंस बढ़ता है तो बाहरी तत्व के रूप में हम चाइना को देख सकते हैं। वैसे कोई बहुत कॉन्फिडेंस के साथ हम लोग नहीं कर सकते, कोई एविडेंस हम लोग के पास नहीं है। जी। लेकिन स्वाभाविक रूप से जो है कि चीन और इसके बाद पाकिस्तान की भूमिका इस मोमेंट में है। जिस प्रकार का मोमेंट आगे बढ़ रहा है, अब अगर मान लीजिए छात्र आंदोलन को हम लें, जब उनका आरक्षण का मुद्दा था तो जब सुप्रीम कोर्ट से लेकर के शेख हसीना ने स्वयं उस कोटे को समाप्त कर दिया है, उनकी मांग को पूरा कर लिया है, तो जिस प्रकार की अराजकता है उस अराजकता के पीछे कौन लोग हैं, एक सवाल ही हमारे सामने खड़ा होता है। तो स्वाभाविक सी चीज़ है कि उसमें बीएनपी और जमात इस्लाम जो कि पाकिस्तान का प्रो पाकिस्तान मानी जाती हैं, भारत के विरुद्ध मानी जाती हैं। जब 2001 से और 6 के बीच में इनकी सरकार थी तो उसमें भारत के साथ बहुत अधिक टेंशन थी, सरहद पर समस्याएं होती थी। तो इसका मतलब ये है कि हम बाहरी तत्वों से को नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। स्वाभाविक चीज़ है कि उसमें कुछ मिले, मतलब कुछ तत्व तो जरूर शामिल होंगे, लेकिन ये जब बाद में सरकार स्थापित होगी, जब उसकी जांच होगी कि कौन कौन से तत्व थे, तो शायद वो दूध का दूध पानी का पानी होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं सर। सुधांशु सर आपसे अगला क्वेश्चन लेते हैं सर भारत के स्टैंड क्या होना चाहिए, इस पर सर थोड़ा बताएं। जिस प्रकार से इस समय उथल पुथल मचा हुआ है, भारत अपने आप को सर कहाँ स्टैंड करता है, इस पर थोड़ा सा हमारे दर्शकों को जो है भारत का स्टैंड जो अभी भारत ले रहा है वही होना चाहिए। इसके दो मुख्य वो हैं कि बांग्लादेश में स्थिरता हो और तीसरा बांग्लादेश में भारतीय हितों को दुष्प्रभावित न किया जाए। वहाँ के जो अल्पसंख्यक तबके हैं उन पे जो हमले की खबरें आ रही हैं वो चिंताजनक है और शरणार्थी समस्या भी बढ़ सकती है। तो भारत का जो तटस्थ रुख रहा है पंचशील को ले सिद्धांत को लेके, गुटनिरपेक्षता को लेके या अन्य देशों में हस्तक्षेप की जो उनकी नीति रही है उसके अनुसार ही काम करना चाहिए, लेकिन दृढ़ता से अपने हितों को भी अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे उठाना चाहिए। खासकर शरणार्थी समस्या को लेके, अल्पसंख्यक समस्या को लेके उनको कहना चाहिए। और बाकी
शेख हसीना को संरक्षण देने या इस चीज़ों पे उसको आगे नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि शेख हसीना खुद अपने देश में स्थापित हो गई हैं, तो वो भारत के लिए उनका कोई बहुत महत्व नहीं रह गया। तो सर अगर चलिए सर, अगर बात आपने कहा कि भारत ये नहीं रहा सर, शेख हसीना का अगर आप सर इसी एक क्वेश्चन और लेना चाहते हैं आपसे, शेख हसीना का राजनीतिक भविष्य सर क्या होगा? उनका राजनीतिक भविष्य तो उनका पुत्र खुद बता चुका है बीबीसी से बात करके कि अब उनको आगे राजनीति में कोई रुचि नहीं है, और वो 76 साल की हो गई हैं और पूरी उन्होंने राजनीति कर ली है। तो जाहिर है कि शेख हसीना की राजनीति का कोई भविष्य नहीं है, और उनके जो पुत्र हैं जो अमेरिका में रहते हैं वो दूसरे व्यवसाय में सेटल हैं, उनकी अपनी कोई रुचि नहीं है। हाँ, शेख हसीना की पार्टी के 40 से 45% वोटर्स हमेशा रहे हैं, और भले ही ये जो दक्षिणपंथी आंदोलन है वो कुछ समय तक अवामी लीग को ध्वस्त करने की कोशिश की हुई भी है, करीब 40-45 कार्यकर्ताओं को मार डाला गया है अवामी लीग के, लेकिन जाहिर है कि वो एक राजनीतिक ताकत रही है और बहुत सारे लोग उससे जुड़े हैं, तो हो सकता है आगे फिर अवामी लीग का उभार हो, लेकिन वो उभार शेख हसीना के नेतृत्व में नहीं होगा, ये तय है। अच्छा, चलिए हम अगले क्वेश्चन पाते हैं सर। हरिदत्त सर आपसे अगला क्वेश्चन लेते हैं सर, ये जो बांग्लादेश में अंतरिम गवर्नमेंट का सर भविष्य क्या होगा, इस पर थोड़ा बताएं सर। हाँ, जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि अभी जो सरकार बनाने की बात चल रही है अंतरिम गवर्नमेंट के रूप में, वो मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में बनाने की बात चल रही है, और उसमें अगर हम लोग ध्यान दें तो स्वाभाविक चीज़ है कि अगर मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में अगर सरकार बनती है तो वो सरकार अच्छी गवर्नमेंट मानी जाएगी, क्योंकि वो डेमोक्रेसी के प्रति और जो है कि सोशल इशू के प्रति बहुत समर्पित पर्सन रहे हैं, और उनका जो संबंध है कोई दक्षिण पंथ की तरफ बहुत झुकाव उनका दिखता नहीं है। तो इसका मतलब है कि जो अंतरिम गवर्नमेंट बनेगी तो उसमें भूमिका एक महत्वपूर्ण मानी जाएगी, और भारत परिप्रेक्ष्य से दृष्टिकोण से सही भी है। लेकिन जिस प्रकार से अभी जो खबरें आ रही हैं और जिसमें जो है कि सरकार पुलिस में महकमे में पुलिस जो है कि थानों को छोड़कर चले गए हैं, थाने जलाए जा रहे हैं, सारे एविडेंस ख़त्म किए जा रहे हैं, और जो नई नियुक्तियां हो रही हैं अभी पुलिस कमिश्नर के रूप में, उस माना जाता है कि जमात इस्लामी का सपोर्टर है, सेना में उनकी भूमिका बढ़ रही है। अगर मान लीजिए कि इस प्रकार के तत्व जो कि एंटी इंडियन हैं या इस्लामिक कट्टरपंथ को बढ़ावा देते हैं, अगर इस प्रकार के तत्व और बीएनपी और जमात इस्लामी उसमें भूमिका अपनी बड़ी भूमिका निभाती है तो फिर बड़ी समस्याएं होंगी भारत के परिप्रेक्ष्य में, और इसका मतलब यह है कि वहाँ पर अस्थिरता बढ़ने की संभावनाएं हैं। लेकिन अगर मोहम्मद यूनुस करते हैं, सरकार को चलाते हैं, जैसा कि छात्र नेताओं ने इस बात को घोषणा किया है कि मतलब है कि उसमें किसी पार्टी को एकाधिकार स्थापित नहीं किया जाएगा और उसमें जो है कि संतुलन की नीति अपनाई जाएगी, तो अगर संतुलन की नीति अपना के चलते हैं तो मेरा ख्याल है कि शायद जो ये अंतरिम गवर्नमेंट है वो बेहतर काम करेगी। सबसे पहले जो है कि इनको ध्यान ये देना पड़ेगा कि जो अंतरिम गवर्नमेंट बने वो बहुत लंबी समयांतराल के लिए न बने, बहुत जल्दी से उनको चुनाव की घोषणा करें, चुनाव करवा करके वो जो है कि एक जो है कि डेमोक्रेसी के तहत जो सरकार चुनी हुई सरकार को स्थापित करें। अब चाहे उस चुनी हुई सरकार में बांग्लादेश के जनता को फुल राइट्स है तो वो अपने हिसाब से जनता मतलब कि वहाँ की सरकार को चुने, तो चुनाव जितना जल्दी हो सके करवाएं, और सेना की भूमिका उसमें अगर ना हो तो शायद बेहतर होगा। तो अगर इस प्रकार की चीज़ें होती हैं, जिन तत्वों को मैं रेखांकित कर रहा हूँ, उसमें अगर मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में अगर सरकार चलती है और छात्रों ने घोषणा भी किया है कि किसी दूसरे को हस्तक्षेप बहुत ज़्यादा करने नहीं दिया जाएगा, तो अगर ऐसा होता है तो ये जो आपकी अंतरिम गवर्नमेंट है वो चलेगी और ठीक ढंग से चलेगी। अच्छा सर, जैसा आपने कहा कि मोहम्मद यूनुस के अगर सर, तो कई सर विद्वान इस समय सर मोहम्मद यूनुस पे प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं कि ये रोमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता हैं और ये अमेरिका के इशारों पर जो है चलेंगे, इस पर सर थोड़ा प्रकाश डालिए। हाँ, जहाँ तक देखिए उनकी बात कर रहे हैं तो देखिए कि मोहम्मद, देखिए कोई भी पार्टी का कोई भी व्यक्ति होता है उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है, राष्ट्रों का होता है। वो माने जाते हैं कि जो पश्चिमी दुनिया के राष्ट्र हैं उसके प्रो पश्चिमी राष्ट्रों के समर्थक माने जाते हैं। तो अगर मान लीजिए कि अगर उस प्रकार की चीज़ें आती है और उनको जो है कि अमेरिका, इसीलिए आपने देखा होगा कि अमेरिका ने शायद शेख हसीना का वीज़ा भी रद्द कर दिया है, ब्रिटेन ने भी रद्द कर दिया है। तो स्वाभाविक सी चीज़ है कि वो शेख हसीना से बहुत ज़्यादा वो प्रभावित नहीं थे, और स्वाभाविक चीज़ है कि अगर इनके नेतृत्व में सरकार बनती है, सरकार बनने के बाद तो भारत के लिए कोई बहुत ज़्यादा संकट की स्थिति नहीं है, और वो भारत के समर्थन से, चूँकि अब भारत की 4000 से अधिक 4096 किलोमीटर की सीमा अगर मिलती है, और स्वाभाविक चीज़ है कि मोहम्मद यूनुस इतने नासमझ नहीं होंगे कि अगर मान लीजिए कि एक शक्तिशाली राष्ट्र उनके बगल में है उसके एंटी जाकर के कोई काम करेंगे,
तो अगर वो सरकार बनाते हैं तो भारत के हित में होगा, पश्चिमी दुनिया के देश में हित में ही माना चलिए हम जाएगा। सर से लेते हैं सर, जैसा कि सर ये मोहम्मद यूनुस वाला क्वेश्चन सर आपसे भी लेना चाहते हैं, और सर एक क्वेश्चन इसमें थोड़ा सा मैं अपनी तरफ से और ऐड करना चाहता हूं। तो सर क्या लगता है कि क्या अमेरिका एक बेस खोज रहा है चाइना को जो है बैलेंस करने के लिए? क्या ये बांग्लादेश जो अगला बेस होगा अमेरिका का? फिजूल की बात है ये। पहली बात तो मोहम्मद यूनुस नोबेल विजेता हैं मैक्से से भी। और नोबेल पुरस्कार मिला है उनको जी जी जी। आर्थिकी का। और नोबेल विजेता वे इसलिए नहीं है कि अमेरिका ने उनको प्रिस्क्राइब किया है। जी उन्होंने लाखों करोड़ों बांग्लादेशी जनता को एम्पावर किया है। 50 लाख लोगों को गरीबी की रेखा से उतार के उन्होंने उद्योगपति बना दिया। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है एक व्यक्ति के लिए, जी जी जी। और वो महान व्यक्ति है। वो किसी अमेरिका या यूरोप का गुलाम नहीं है। इससे मैं बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। कई विद्वानों का सर कहना था, कई ऐसे हाँ विद्वान बहुत सारे जी। कथित विद्वान पढ़े हैं जो कंस्पिरेसी थ्योरी अपना बताते जी हाँ, रहते हैं। कंस्पिरेसी थ्योरी सर बहुत चलती है यहाँ पे पूरे भारत में, पूरे तो वर्ल्ड में कहे ऐसे कंस्पिरेसी थ्योरी। कथित जी विद्वानों पे ध्यान नहीं देना चाहिए। तो गांधी जी को भी लोग एजेंट बताते थे CIA का। तो कोई भी ऐसा महान व्यक्ति नहीं हुआ जिसके ऊपर इस तरह के आरोप नहीं लगाएंगे। निश्चित ही महान व्यक्ति है मोहम्मद यूनुस, और उनसे पंगा लेकर शेख हसीना ने उनको जेल में डाल के उनके खिलाफ जांच करवा के कि आपने ब्याज खाया, ये किया। अरे आप भी इस तरह का कोई मूवमेंट चलाते हैं जिससे करोड़ों लोगों को एम्पावर किया जाता। अगर कोई व्यक्ति चला रहा है तो उसको आप CIA के एजेंट बता दीजिए, अमेरिका का एजेंट बता दीजिए। ऐसा नहीं है कि पूरा नोबेल पुरस्कार कंस्पिरेसी पे चलता है या कोई रेमन मैग्सेसे कंस्पिरेसी पे चलता है। तो यूनुस एक अच्छे इंसान है और बांग्लादेशी जनता के लिए उन्होंने काम किया, और हम पूरी आशा है कि वो हमारी आशाओं को, हमारी चिंताओं को समझेंगे। दक्षिण एशिया की जनता को हम एक जनता मानते हैं अपने को, कि पहले वो हमारे हिस्सा रह चुका है बांग्लादेश। जी। तो वो आगे अच्छा काम करेंगे, मुझे आशा है। चलिए सर अगला क्वेश्चन आपसे लेते हैं सर। क्या है सर, क्या लगता है सर, क्या यह दक्षिण पंथ के उभार का विस्तार है सर? इस पर क्या कहना चाहते हैं आप? निश्चय ही। मैं आप पूरी दुनिया का नक्शा उठा के देख लेगी अमेरिका से, तो ट्रम्प साहब अब की लग रहा है जीतने जा रहे हैं। ब्राज़ील इसका एक विपरीत उदाहरण जरूर है कि वहाँ पे फिर से वामपंथ आ गया। ब्रिटेन में भी लिबरल शक्तियाँ आ गई, लेबर पार्टी आ गई। तो कुछ जगह इसका रिवर्स है, लेकिन पूरा अगर आप पूरे संसार के नक्शे को देखेंगे तो 80% जगहों पे दक्षिण पंथ हावी है। पूरा यूरोप जो बहुत प्रगतिशील क्षेत्र माना जाता है उसमें दंगे हो रहे हैं और दक्षिणपंथी शक्तियाँ उभर रही हैं। फ्रांस में हो, जर्मनी में हो, स्वीडन में हो, हर जगह भी। ब्रिटेन में दंगे हो रहे हैं, इस्लामोफोबिया हावी है, मुसलमानों पे आक्रमण हुए हैं। भारत में दक्षिणपंथी सरकार है ही, और पुतिन भी दक्षिणपंथी है। तो कुल मिला के दक्षिणपंथ की बहार है इस समय। और उसी के पैरेलल जो इस्लामी आतंकवाद है या इस्लामी कट्टरपंथ है, वो अब कई जगह फिर से उभर रहा है। चूँकि फ़िलिस्तीन के मसले पे दुनिया ने वह नहीं किया है जिसे करना चाहिए था। एक असंतोष पूरी दुनिया में एक है, तो उसका भी एक असर हो सकता है बांग्लादेश पे। उनको एक नैतिक साहस मिल सकता है जमात इस्लामी को या कट्टरपंथी शक्तियों को। तो कुल मिला के दक्षिण पंथ का उभार है, ये सच है। चलिए सर, हरी सर आप पे आते हैं। सर जिस प्रकार से लगातार जो है देखा जा रहा है, इंडिया के परिप्रेक्ष्य में देखा जा रहा है, इंडिया में अभी आरक्षण मुद्दा चल रहा है सर, उसके बाद पेपर लीक के मामले चल रहे हैं, छात्रों की समस्या चल रही, एक तरफ सर किसान बॉर्डर बैठा है। सर इस समय पूरा अगर परिप्रेक्ष्य देखा जाए तो क्या भारत में भी इस तरह के विद्रोह होने के सर चांसेस हैं? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता है। कि कुछ संभावनाएं कुछ लोग व्यक्त कर रहे हैं, जैसा आपने मीडिया की खबर बताई कि कुछ मीडिया में इस प्रकार की बातें आ रही हैं। देखिए, भारत की जो राजनीतिक पृष्ठभूमि है वो इस प्रकार की नहीं है जैसे बांग्लादेश और पाकिस्तान की है। जहाँ तक भारत का प्रश्न है तो ये सही है कि एक सबक ज़रूर सरकार को लेना चाहिए
कि जो मूवमेंट चल रहे थे अभी, जो बांग्लादेश में मूवमेंट था, तो जब ब्रीफिंग करने के लिए शेख हसीना आई तो उन्होंने उसको रजाकार के साथ जोड़ दिया, आतंकवाद के साथ जोड़ दिया। तो सरकारों को इस प्रकार की गलती नहीं करनी चाहिए कि जब कोई मूवमेंट अगर जन आंदोलन शुरू होता है तो जन आंदोलन को शुरू होने के बाद सरकार का उत्तरदायित्व होता है कि वो अपनी जनता की बात को सुने और जो उसका सही सॉल्यूशन है, जो उनकी डिमांड है, संविधान के दायरे में रह करके उसका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करनी चाहिए। जी। अब जैसा कि बात आप कर रहे हैं, बात सही है कि भारत में भी सरकार ने कुछ गलतियां की, जैसे किसान आंदोलन को लेकर के आपने देखा था कि उसको बहुत से ऐसे तत्वों को साथ जोड़ने की कोशिश की गई, और इसके प्रकार जब कोई आंदोलन चलता है तो एक प्रकार का मूवमेंट शुरू हो जाता है उनके विरुद्ध। तो इस प्रकार से भारत सरकार को इस बात से सबक लेनी चाहिए। पाकिस्तान में भी आप देखेंगे बलूचिस्तान क्षेत्र में जो है किस प्रकार का मूवमेंट चल रहा है। तो सरकारों को एक प्रकार का कहीं न कहीं एक मैसेज है कि सरकार जन आंदोलनों को बहुत दिन तक नहीं दबाया सकते हैं आप। जन आंदोलनों को सबको जो है कि जब हमको जो है कि बोलने की आज़ादी होती है, अभिव्यक्ति की आज़ादी होती है, तो बोलने की आज़ादी दीजिए, और हम उनकी बातों से सहमत हों असहमत हों, ये अलग मुद्दा हो सकता है। लेकिन इसका मतलब ये है कि भारतवर्ष में इस प्रकार का आंदोलन की कोई जगह नहीं बनती है, क्योंकि भारत का राजनीतिक पृष्ठभूमि ऐसा नहीं है। यहाँ मतलब है कि ज़्यादा मेच्योर पर्सन लोग हैं, राजनेता हमारे हैं, और इस प्रकार का कभी इतिहास हमारा रहा नहीं है। बांग्लादेश के परिप्रेक्ष्य में, पाकिस्तान के परिप्रेक्ष्य में आप देखेंगे कि जब इन राष्ट्रों का गठन हुआ तो एक प्रकार से सैनिक शक्ति के बल पर ही हुआ था। भारत की जो राष्ट्रीय आंदोलन की एक विरासत है, उस आंदोलन की विरासत को देखते हुए हम इस प्रकार की चीज़ों पर विश्वास नहीं कर सकते, और मुझे आशा है कि हमारे राजनेता इससे सबक लेंगे और इस प्रकार की कोई गलती दोहराने की कोशिश नहीं करेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन सुधांशु सर। सुधांशु सर, कुछ समाजशास्त्री कहते हैं कि बांग्लादेश में सामाजिक ढांचे इस पहलू छिपे हैं सर, इस पर क्या कहते हैं सर कि सामाजिक ढांचे में सर क्या ये पहलू छुपा था विद्रोह का, इस पर क्या कहना चाहते हैं? इसके धार्मिक और क्षेत्रीय आधारों पे दो तरह के विभाजन हैं जी। धार्मिक विभाजन इस तरह से है कि शुरू में जब विद्रोह शुरू हुआ पूर्वी पाकिस्तान में, तो एक तबका था जो बंगाली अस्मिता की बात करता था। वो तबका बाद में आवामी लीग और मुजीबुर रहमान से जुड़ गया, मोतीवानी से जुड़ा, और वही आज शेख हसीना के साथ है। एक तबका था जो इस्लामी एकता के नाम पे पाकिस्तान के साथ रहना चाहता था या बांग्लादेश को इस्लामी राष्ट्र बनाना चाहता था। वो तबका आज बीएनपी या जमात इस्लामी जैसे तत्वों का है। जियाउर रहमान उसके प्रतीक थे, बाद में उन्होंने मुजीबुर रहमान की हत्या करवा दी, जनरल जियाउर रहमान। और वो भी मजबूत तबका हमेशा रहा है। लगभग आधे आधे लोग रहे हैं बंगाली अस्मिता वर्सेज इस्लामी अस्मिता के। एक विभाजन वहाँ पे उत्तर और दक्षिण का रहा है, उत्तरी बांग्लादेश, दक्षिणी बांग्लादेश। उत्तरी बांग्लादेश काफ़ी पिछड़ा इलाका था, और उस पिछड़े इलाके में ज़्यादा दक्षिणपंथी तत्व पनपे, और वो हमेशा बीएनपी और जमात इस्लामी को ज़्यादा महत्व देते हैं। हालांकि ये जनरलाइजेशन होगा, तमाम इधर के चुनाव में ये स्थिति पलट गई, लेकिन एक जो सामाजिक वो विश्लेषक हैं वो मानते हैं कि इस तरह की भावनाएं वहाँ मौजूद हैं उत्तरी बांग्लादेश में। दक्षिणी बांग्लादेश का ज़्यादा औद्योगिकरण हुआ, चटगांव वगैरह इलाकों का, और वहाँ पे ट्रेड यूनियन और मजदूर उद्योगों से जुड़े, खासकर इधर बहुत बड़ा विस्तार हुआ। कम से कम कहा जाता है कि 2.5 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से ऊपर उठाए गए इधर शेख हसीना के कार्यकाल में। तो ये ज़्यादातर जो उसका फ़ायदा उठाया वो दक्षिणी बांग्लादेश के लोगों ने उठाया, और यहाँ तक कहा जाता है कि आवामी लीग के कार्यकर्ताओं ने उठाया। तो एक विभाजन था, क्षेत्रीय विभाजन भी था, धार्मिक विभाजन भी था, सामाजिक विभाजन ये कह सकते हैं कि निम्न वर्गीय जो तबका था वो आम तौर पे कट्टरपंथी तबके से जुड़ा हुआ था, और जो उच्च मध्यम वर्ग या मध्यम वर्ग था वो अवामी लीग से जुड़ा हुआ था। तो ये वर्गीय विभाजन वहाँ की एक कह सकते हैं कि सत्य घटना है, और इस घटना के तार कहीं ना कहीं वर्गीय संघर्ष में भी जुड़े हैं। चलिए मैं अगले क्वेश्चन बताएं सर आपसे। हरी सर आपसे आता हूँ सर, इस विद्रोह का आर्थिक कारण सर आप बताइए, भारत परिप्रेक्ष्य भारत कितना फायदा कितना नुकसान? हाँ, इस पर थोड़ा सर परिचर्चा करिए। जहाँ तक ये क्वेश्चन सर दोनों लोग से लेना चाहेंगे, आपसे सुधांशु सर से भी।
अच्छा, जैसा कि आर्थिक कारणों की अगर हम लोग चर्चा करें, तो स्वाभाविक सी चीज़ है कि कुछ मीडिया खबरें इस प्रकार की आई हैं कि चूँकि बांग्लादेश में जो उसके टेक्सटाइल उद्योग है, बहुत पावरफुल उद्योग था और माना ये जा रहा है कि अगर इस प्रकार की अराजकता और संघर्ष होगा, तो स्वाभाविक चीज़ है कि उसके इंडस्ट्री पर उसका बड़ा नकारात्मक असर पड़ेगा। तो स्वाभाविक चीज़ है कि उसका जो असर होगा, वो भारत के ऊपर पड़ेगा और भारत के टेक्सटाइल उद्योग को इसका लाभ पहुँचेगा। कुछ लोगों ने एक आंकड़ा भी दिया है कि 3000 करोड़ रुपए का लाभ भारत सरकार को पहुँच सकता है और वहाँ के स्वाभाविक चीज़ है कि जब जहाँ अराजकता और संघर्ष होता है, वहाँ जो एफडीआई होता है वो कम हो जाता है। जी जी जी। तो एफडीआई के कम होने के बाद इस संभावना व्यक्त की जा रही है कि संभवतः जो बांग्लादेश में इन्वेस्टर थे, वो इन्वेस्टर अपने इन्वेस्टमेंट को भारत की तरफ लेके आ सकते हैं और भारत को इसका बेनिफिट्स मिल सकता है। और इसके बाद देखेंगे कि स्वाभाविक चीज़ है कि एक उसका नकारात्मक असर भी हम देखने को हमको मिल सकता है कि जैसे मान लीजिए कि अगर वहाँ संघर्ष चलता है, तो जब 1971 का संघर्ष चल रहा था, उसमें 1 करोड़ शरणार्थी भारत में आए थे और उस समय इंदिरा गांधी की सरकार के ऊपर एक बहुत बड़ा बर्डन माना गया था। और एक प्रकार से देखा जाए तो जो इमरजेंसी लागू हुई थी, उसके पृष्ठभूमि का एक कार्य के रूप में उसको हम देखते हैं। अगर मान लीजिए कि इस प्रकार का संघर्ष चलता है और करोड़ों लोग अगर भारत में दाखिल होते हैं, शरणार्थी के रूप में रहते हैं, तो भारत के ऊपर एक एक्स्ट्रा बर्डन पड़ेगा। तीसरी बात, आर्थिक कारकों की अगर मैं आपसे बात करूं, तो चूँकि भारत जो है कि एक बहुत बड़ा इन्वेस्टर वहाँ है जी बांग्लादेश में, लगभग जो है कि $3 बिलियन निवेश कर चुका है। तीस्ता में जी। बहुत सारे निवेश कर चुके हैं, जितने भी रेलवे और इसके बाद रोड में उसने बहुत बड़ा निवेश किया है। अगर मान लीजिए कि इस प्रकार की अराजकता होती है और सरकार भारत की एंटी बनती है, तो भारत के आर्थिक जो प्रभाव हैं, जो आर्थिक दुष्प्रभाव है, उसके ऊपर देखने को मिल सकता है। तो उसमें हम कहीं न कहीं सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलुओं की चर्चा उसमें हम कर सकते हैं, जी देख सकते हैं। जी लेकिन कुल मिलाकर के भारत का स्टैंड ये होना चाहिए कि किसी भी प्रकार से एक जो सरकार वहाँ बने, उसके साथ मिल कर के काम करे और इस प्रकार से जो है कि चूँकि अगर भारत के पड़ोसी राष्ट्रों में अगर किसी प्रकार की टेंशन होती है, तो भारत को उससे चिंतित होना पड़ेगा। चूँकि हमने इसके पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ कि बहुत लंबी-चौड़ी, यानी भारत की सबसे बड़ी जो सीमा है, वो बांग्लादेश से लगती है। लगभग 4096 किलोमीटर की, जी हाँ, 4100 सबसे बड़ा सीमा। किलोमीटर की सीमा लगती है। तो अगर मान लीजिए कि अगर इस स्थिति में अगर पाकिस्तान से कोई टेंशन होता है या अदर राष्ट्र से कोई टेंशन होती है, तो हमको एक बहुत बड़ा जो है कि मिलिट्री समस्याएँ पैदा होंगी, सामरिक समस्याएँ पैदा होंगी। तो इसलिए भारत को चाहिए कि भारत जो है कि वहाँ पर जितनी जल्दी हो सके जो सरकार बने, उसके साथ मिलकर के काम करे और जो इसके आर्थिक दुष्प्रभाव हैं, उससे बचे। चलिए सर यही क्वेश्चन आपसे भी लेते हैं। सर आप क्या किस नज़रिए से देखते हैं, भारत को कितना फायदा कितना नुकसान? हरदत्त जी ने बहुत सारे एंगल्स पे चर्चा की, कमोबेश सारे एंगल्स पे। एक एंगल मैं चर्चा करना चाहूँगा, जी। नौकरियों का एंगल। जी नौकरियों का संघर्ष था, वही कमोबेश संघर्ष भारत में है। भारत में है। जी सर। पेपर आउट हो रहे हैं, नौकरियां नहीं हैं, बेरोजगारी दर बहुत ज़्यादा है, लोगों को आशा नहीं है कि आगे नौकरियां रहेंगी कि नहीं रहेंगी। सरकार की पॉलिसी नौकरियों को ख़त्म करने की है और कमोबेश यही दुश्चिंताएँ बांग्लादेश में थी, शुरुआती दुश्चिंताएँ छात्रों में। और आरक्षण के मसले को लेकर भी वहाँ पे तनाव था, यहाँ भी तनाव है, लेकिन वो अलग तरह का तनाव है, वो अलग कारणों से तनाव पैदा हुआ है। लेकिन दोनों कारणों में कोर्ट जुड़ा हुआ है। भारत में भी कुछ ऐसे तनाव सामने आ रहे हैं जो कोर्ट ने या कोर्ट के द्वारा, निर्णयों के द्वारा पैदा हुए हैं और वहाँ भी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों द्वारा पैदा हुए थे। अब रही बात हम भारत से इसकी तुलना की, तो भारत की अलग बिल्कुल स्थितियाँ। भारत की सेना कभी भी सत्तावादी नहीं रही है, सत्ता में उसकी कोई रुचि नहीं रही। और भारत की सेना और बांग्लादेश की सेना में ज़मीन आसमान का फ़र्क है उसकी मजबूती में। भारत की सेना कभी किसी सत्ता अधिष्ठान को अकेले छोड़ के नहीं भाग सकती, जैसा हुआ या मिल जाए आंदोलनकारियों से, जी ये लगभग असंभव धारणा है। तो भारत में कोई आंदोलन इस लेवल पे पहुंच जाएगा कि वो सत्ता को हटा देगा, ये असंभव है। जैसा बांग्लादेश में हुआ, श्रीलंका में हुआ, ये कल्पनातीत है। बस ये है कि भारतीय सत्ता अधिष्ठान को जनता के अधिकारों का हरण नहीं करना चाहिए, जैसा कि दक्षिणपंथी ताकतें करती हैं। वो मानती हैं कि सत्ता अधिष्ठान ही देश है, अगर उसके खिलाफ हम अगर कोई बात करते हैं, विपक्ष कोई अगर बात करता है, तो उसको देशद्रोही घोषित करके और उसको खालिस्तानी, पाकिस्तानी बताया जाने लगता है। तो ये जो प्रवृत्ति है,
ये प्रवृत्ति बांग्लादेश में भी थी और ये प्रवृत्ति हमेशा खतरनाक होती है और भारत या ऐसे सभी लोकतांत्रिक देशों से इससे सबक लेना चाहिए। चलिए, तो ये थी हमारी खास बातचीत। सर कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, जी, मैं बताइए। इसमें कुछ चीज़ें दोहराना चाहूँगा जी जी। कि पहला तो भारत के ऊपर जो प्रभाव है वो बड़ा खतरनाक होने वाला है। अगर ये कहीं भी अंतरिम सरकार अस्थिर होती है या बांग्लादेश अस्थिर होता है तो जैसे कि सर ने बताया कि एक बड़ा शरणार्थी वर्ग जो हाँ, अल्पसंख्यकों के रूप में आएगा और एक बड़ा मुद्दा भी सामाजिक मुद्दा देश में हो जाएगा ये कि हमारे पड़ोस में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहा है, उसको एक बड़ा चुनावी मुद्दा भी बनाया जा सकता है। और दूसरा ये कि बड़ी संख्या में शरणार्थी पूरे देश में आएंगे तो उसके एक आर्थिक खर्च भी हैं। तीसरी जो चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि भारत का सबसे करीबी दोस्त हमसे छिन गया है, शेख हसीना। शेख हसीना के साथ प्लस यही था कि वो भारत में रही थी और उनकी पार्टी ने भारत की मदद से बांग्लादेश का मुक्ति संग्राम जीता था और भारत को माना जाता है कि बांग्लादेश का विजेता भारत था। भारत की वजह से बांग्लादेश को आज़ादी मिली थी। भारत के हज़ारों सैनिकों ने कुर्बानी दे के बांग्लादेश बनवाया था। तो भारत को अगर इसकी कीमत एक शत्रु सरकार के रूप में चुकानी पड़ेगी तो वो एक मुश्किल घड़ी होगी भारत के लिए। और दूसरी मुश्किल घड़ी होगी कि अगर चीन या ऐसी शक्तियों के हाथ बांग्लादेश खेलेगा तो पहले ही भारत पूरी तरह से मतलब पर्ल ऑफ स्टिंग से घिला हुआ है। पाकिस्तान हुए, नेपाल में भी पहुंच गई है चीन ताकत, भूटान भी अब कुछ चीन जैसी भाषा बोलने लग गया है धीरे धीरे, क्योंकि वो पूरी तरह से भारत पर निर्भर है। और म्यांमार में तो पूरी तरह से चीनी सरकार है, जुंटा सरकार। और श्रीलंका में मालदीव में ये भी यहाँ पे चीन का प्रभाव ज़्यादा है। तो भारत का एकमात्र कह सकते हैं जो सक्षम पड़ोसी था, जो मित्र था, बांग्लादेश, वो भी हाथ से जाता हुआ दिख रहा है। वो खो देना भारत के लिए एक बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना होगी। हाँ, कुछ सौभाग्य भी जुड़ सकते हैं कि अगर वहाँ की इंडस्ट्री असफल होती है, गारमेंट इंडस्ट्री, या वहाँ के इन्वेस्टर वहाँ से छोड़ते हैं तो हो सकता है भारत को इन्वेस्टमेंट के रूप में या गारमेंट सेक्टर में कुछ लाभ हो सकते हैं आर्थिक। तो सर कुछ कहना चाहते हैं आप भी? नहीं, चलिए, तो ये थी हमारी जो है खास बातचीत जो है बांग्लादेश के मुद्दे को लेकर। बांग्लादेश में जिस प्रकार से अराजक तत्वों द्वारा लगातार जो वहाँ एक छात्र आंदोलन से विद्रोह तक जो है सफ़र था, उस पर हमने बात किया जो है किस तरीके से जो है वहाँ पे शेख हसीना जो है अपना जो है कुर्सी छोड़ने में तक था, पलट होने तक जो है शेख हसीना से देश छोड़ने तक की पूरी हमने परिचर्चा की। क्या था उसका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, हमने उस पर बात की। ऐसे ही खबरों के लिए और भी रोचक जो है खबरों के लिए जुड़े रहे हमसे। तब तक के लिए नमस्कार।